नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश की राजनीति में इन दिनों जिस तरह से विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है, लगातार टूट रहा है और विपक्ष लगातार जो है वो हार का सामना कर रहा है, उसको लेकर के देश में अक्सर डिबेट होती है, बहस होती है। कल भी हमने शिवसेना में जिस तरह की टूट हुई थी उस पर लंबी बहस की थी। और जब कभी इस तरह की बहस होती है तो विपक्ष बार बार यह स्टैंड लेता है कि भाई हम क्या करें, बीजेपी के पास ताकत है, बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी ने पैसा देकर के चुनाव आयोग को मैनेज कर लिया, बीजेपी ने पैसा देकर के हमारे सांसदों को, विधायकों को खरीद लिया। विपक्ष के पास कुल जमा यही तर्क होते हैं अपने बचाव में, और अपनी जो स्थिति है, अपनी जो बुरी स्थिति है उसको लेकर उनको यही समझ में आता है। लेकिन आप समझिए कि इस देश में हो क्या रहा है। विपक्ष को लेकर मैं बार बार कहता हूं, दो टूक में कहता हूं कि देश को एक अच्छे मजबूत विपक्ष की जरूरत है। लेकिन भारत का विपक्ष कर क्या रहा है उसको भी समझिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर मैं दो घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जो इन दिनों जिसकी चर्चा हो रही है। एक घटना कल हुई, कल बेहद दुखद घटना, जिसमें एक इमारत में आग लगी और 15 जो युवा थे उनकी जान चली गई। इन 15 जो लोग मारे गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनको सबसे पहले दो टूक की तरफ से हम श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पहले दिल्ली में ऐसी घटना हुई थी और उसके बाद अब लखनऊ में हो रही है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी गर्दनें नपनी चाहिए। बहरहाल, पहली घटना मैंने बताया कि पुनरावृत्ति नहीं होगी। पहले दिल्ली में ऐसी घटना हुई थी और उसके बाद अब लखनऊ में हो रही है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी गर्दनें नपनी चाहिए। बहरहाल, पहली घटना मैंने बताया कि लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ, और दूसरा राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर में जो समर्पण राशि है उसको लेकर के जो डिबेट चल रही है वो आप जानते हैं। उसको लेकर आज खबर आई है कि एसआईटी ने अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो सौंप दी है। अभी उसके बारे में डिटेल्स नहीं आया सामने, अटकलबाजियां ज्यादा हैं, लेकिन वास्तव में एसआईटी रिपोर्ट क्या है वो सही हम नहीं जानते। अब ये दो घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश की, और ये दो घटनाएं ऐसी हैं जिस पर मुझे लगता है कि विपक्ष जो है सरकार को अच्छे से घेर सकता है। विपक्ष इन दो घटनाओं को लेकर, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर सकता है, उनको घेरने का काम कर सकता है। लेकिन देखिए विपक्ष में हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश की चर्चा चल रही है। मैंने दो घटनाएं उत्तर प्रदेश की बताई, और उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, और अब जो सबसे बड़े चुनाव है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव ही। लेकिन अब देखिए कि विपक्ष में हो क्या रहा है। विपक्ष में आपस में ही लठ बज रहे हैं आपस में ही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है उनमें जो लठ बज रहे हैं, वो आप बयान सुनेंगे तो कई बार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं एक दूसरे को लेकर के, जिसको हमें टीवी पर चलाने में भी थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है। हमें कई जगह बीप लगाने पड़ रहे हैं नेताओं के बयानों में कि बीप लगा दो। ये अपने ही साथी, अपने सहयोगियों के लिए इस तरह की बयानबाजी नेता खुलकर कर रहे हैं। अब भले ही ये सिर्फ सीटों की जो है खींचतान हो, और भले ही 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद जो है सब ठीक कहे कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, हमारा सहयोग होगा, हम समझौता हो गया, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं के मन में इन बयानों के बीज पड़ रहे हैं, कार्यकर्ता जिस तरह से इसको लेकर के एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे से दुश्मनी, क्या वो रातों रात दुश्मनी खत्म हो जाएगी? और फिर जब इस तरह से आप लट्ठम लट होंगे और हार जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि जी वोट चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया, इसी ने गड़बड़ी कर दी। यही इस देश की विपक्ष की राजनीति हर जगह हो रही है, यही इस देश के विपक्ष की कहानी है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भीतर मुस्लिम वोटों को लेकर लठ बज रहे हैं।
मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो लठबाजी हो रही है ना, उसके दो प्रमुख कारण है। एक, सीटों का बंटवारा, ज्यादा से ज्यादा सीटें किसको मिले, और दूसरा, उत्तर प्रदेश के 20 से 22 मुस्लिम जो प्रतिशत मुस्लिम वोट है, वो हिंदू वोटों के लिए लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि बांट देंगे हिंदुओं को और कुछ कुछ मिल जाएगा, कुछ हमें इस जाति का मिल जाएगा, उस जाति का मिल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम वोट जो है 20-22, वो उनमें से अगर एक मुश्त वोट मिल गया तो हमारी जीत पक्की है, और इसीलिए मुस्लिम वोटों पर लठम लठ हो रहा है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल और आ गया है। एक मौलाना ने बाकायदा अखिलेश यादव को चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि इस बार मुस्लिम जो हैं खाली हाथ वोट नहीं देंगे। अगर आपको चाहिए मुस्लिम वोट तो फिर आपको मुस्लिम मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम एक तरफा वोट करते रहे हैं। इस बार भी अगर आप चाहते हैं तो फिर इस बार आपको मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ेगा एक मुस्लिम चेहरे को। यह ऐलान कर दिया गया, और इसी तरह की बात असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में जाके कर रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोटों के लिए जो लठ बज रहे हैं ना, आज दो टूक में हम इसी पे चर्चा करेंगे। और मेरा आज का जो शीर्षक है वो आपके सामने आ रहा है। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, आपको तमाम बयान भी सुनवाऊंगा, और आज जो है क्या कुछ हुआ उसको लेकर जो बयानबाजी चल रही है सुनिए जरा, और उसके बाद आज की जो है चर्चा, आज की डिबेट को शुरू करेंगे। विषय मेरा यूपी की जंग, मुस्लिम किसके संग, क्योंकि असली लड़ाई जो है मुस्लिम वोटों की है। यूपी की जंग, मुस्लिम किसके संग। इससे पहले कि इस पर डिबेट शुरू करें, जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर। अखिलेश यादव के परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान है। इस वजह से मैंने पत्र के माध्यम से उनसे मांग की है कि 2027 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी मुसलमान की घोषणा करें कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो अखिलेश यादव नहीं होंगे, बल्कि मुसलमान मुख्यमंत्री होगा। देखिए, मौलाना रिजवी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। वो समय समय पे आप मीडिया वालों के लिए भी पत्र लिखते हैं, आपकी अनुरोध को भी स्वीकार करते हैं, और व्हाट्सएप पे ही फतवे भी जारी करते हैं। अगर उनसे व्हाट्सएप पे कहा जाता है कि पत्र लिख दीजिए, फलाने को पत्र लिख दीजिए, इनको लिख दीजिए, ये मांग कर लीजिए, तो वो तुरंत करके आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। इसलिए ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, हम उनको मौलाना नहीं कहेंगे। अखिलेश यादव को मौलाना की बात मानकर समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री पद मुसलमान को देना ही चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का वोट लेते हैं और मुसलमानों की पार्टी है। तो मौलाना तो उनसे मांग करेंगे ही कि आप मुसलमान मुख्यमंत्री दीजिए। ये जुल्म कब तक, अगर हम सब मिलके इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे तो जो लोग इस बात के खिलाफ हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। बदकिस्मती ये है कि मुसलमान उड़ाते धमकाते हैं, और आपको मेन स्ट्रीम में आने से आपको नुकसान होगा। आपको बड़ा भाई जो आपका है, मेजॉरिटी जो है, वो आपको नुकसान करेगी। इस तरह करके उनको बहुत साल करा है। भैया, मुझे नहीं समझ में आता। आप अपनी तैयारी करिए ना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत बड़े नेता हैं, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आपकी खामोशी मुसलमान की समझ में नहीं आ रही। मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो, लेकिन मुसलमान की सीना जोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो। ये समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस से गठबंधन से कोई लाभ नहीं है। 6 महीने तक ये लड़ते रहेंगे सीटों के लिए, और 6 महीने बाद ही फिर इतनी सीटें मांगेंगे कि जिसका 10% भी जीत नहीं पाते। 70 सीट मांग के 70 सीट लेके 7 सीटें जीते हैं। तो ये कांग्रेस जो है बेवकूफों की पार्टी है। कांग्रेस का हमारा ना कोई संतुलन है, ना कोई हमारा लेना देना है। पहाड़ में जाओ, के लिए लड़ो 403 की 3 सीटों पे, हमें कोई जरूरत उनकी नहीं है। तो देखा आपने, ये बयान थे, और समाजवादी पार्टी के नेता का बयान, तो मुझे बीप करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो बेवकूफ़ों की पार्टी है।
और इतनी सीटें मांगते हैं, उसके बाद उसमें से 10% भी नहीं जीत पाते। तो ये लट्ठम लट चल रहा है, गाली गलौज चल रहा है, और उसके बाद फिर कहते हैं कि हम तो एक ही गठबंधन में हैं, और उसके बाद फिर हार जाते हैं लठबाजी करते हुए, तो फिर ये कहते हैं कि भाई इसी ने हरा दिया। आज इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़ेंगे, और शुरुआत में बता दूं, मेरे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जो हैं बरेलवी, वो जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, जिन्होंने अखिलेश यादव जी को चिट्ठी लिखी है। वो मेरे साथ शुरू के 10-15 मिनट रहेंगे। मैं उनसे, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, उनके आरोप हैं, उन सब पे चर्चा, उन पर जो आरोप है उस पर भी चर्चा करूंगा। तहसीन पूनावाला जी हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं स्टूडियो में, और किसको सपोर्ट करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, सरकार की मुखालफत करते हैं, जमकर करते हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा मेरे साथ जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं डॉक्टर पूजा मिश्रा जी। मेरे साथ जो है हाजी नाजिम खान जी जुड़े हैं, मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो, और उत्तर प्रदेश से भी उनका गहरा ताल्लुक है, पहले उत्तर प्रदेश के ही प्रभारी थे। रोहित सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप पांचों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूँ मौलाना शहाबुद्दीन जी, मैं आज आपके साथ। मौलाना शहाबुद्दीन जी, आपने ये जो चिट्ठी जारी की है, ये जो चिट्ठी आपने निकाली है, तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भाई आप बीजेपी के एजेंट हैं। मौलाना साहब शहाबुद्दीन जी को स्क्रीन पे दिखाइए। देखिए मोहतरम, 89 से लेकर के अब तक समाजवादी पार्टी को मुसलमान झोली भर भर के वोट देता रहा, और मुलायम सिंह यादव को खुद 3 बार मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बनवाया, अखिलेश यादव को बनवाया। इसके अलावा अखिलेश यादव की बीवी, उनके बड़े चाचा, उनके छोटे चाचा, उनके भतीजे वगैरह वगैरह, इन सब लोगों को विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम मुसलमानों ने किया। अब इतने लंबे समय तक 22% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, वोट दिया, इतने आला मकाम पर पहुंचाया, तो क्या हमारा हक नहीं बनता है? बिल्कुल हमारा हक बनता है। जमहूरी निज़ाम में हमारा हक बनता है, तो इसी हक के तहत, इन्हीं अधिकारों के तहत हमने ये पत्र लिखा अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी जवाब देने के बजाय जो उनके जो लोग हैं वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं इस सिलसिले में बहुत कुछ कह सकता हूं, सबूत के साथ, प्रूफ के साथ, और मेरे लिए कहने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव आए, मुझसे आंखों में आंखें डाल करके देखें, बात करें मुझसे और बताएं, एक सबूत बता दें। हाँ, क्या ये 89 से लेकर के अब तक और फिर आज के बाद 2027 विधानसभा चुनाव में फिर हम इन्हीं को वोट दें? कब तक वोट देते रहेंगे? ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जज्बात और एहसासात हैं। ये मेरी अकेले कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़ी बड़ी मस्जिदों के इमाम हैं, मदरसों के प्रबंधक हैं, या मुस्लिम NGOs हैं, या सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, मजहबी हैं या समाजी हैं या सियासी हैं, सब लोगों से मेरा बराबर राब्ता है, बातचीत होती है। तो किसी न किसी को तो आवाज बनना होगा, आवाज लगानी होगी। नहीं मौलाना साहब, मौलाना शहाबुद्दीन जी, आपने कहा कि सबूत दे। सबूत मतलब क्या? कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है भाजपा का होने का, उसके मामले में आप कह रहे हैं सबूत दें? किस चीज के सबूत आप कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल इसी तो बात यानी को आप कह कह रहे हैं कि आपका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। आप ये जो मांग कर रहे हैं वो जो मुस्लिम जमात है उसके लिए सीधा सीधा मांग कर रहे हैं, इससे बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं अपने बारे में कि मैं एक मजहबी रहनुमा हूं, सामाजिक आदमी हूं, और अपने दीन धर्म के लिए काम करता हूं, और बेसिकली राइटर हूं। 50 से ज्यादा मेरी किताबें लिखी हैं उर्दू की दुनिया में। मोटी मोटी किताबें मैंने लिखी हैं। एक अभी मैंने लिखी है तारीख इस्लाम, 4000 पेज में है, 6 जिल्दों में है। तो मेरी ये हैसियत है। और मैं आपको और बताऊं कि मैं आज तक किसी भी एक भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं रहा हूं। हाँ, ये एक बात जरूर है कि मुलायम सिंह यादव जी मेरे घर आते थे, मेरे ताल्लुकात थे,
और उनके लिए जरूर हमने अपीलें की हैं, और जब भी हम उनको कोई मशवरा देते थे उसका वो जवाब देते थे, और जब भी कभी मुसलमानों के मसाइल और इश्यूज पर बात करते थे तो हल करने की कोशिश करते थे। उनके पत्र आज भी मेरे पास में फाइल में मौजूद हैं, और अखिलेश यादव बिल्कुल उसके विपरीत हैं। ऐसा बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी अलग थी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बिल्कुल अलग है। इनके पास मुस्लिम इश्यूज पर बात करने के लिए टाइम नहीं है, मजहबी उलमा से ये बात नहीं करते, मुस्लिम संगठनों को तवज्जो नहीं देते, उनके मसाइल की बात नहीं करते, कहीं भी कुछ मुसलमानों के नाम पर एक लफ्ज भी, एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मौलाना साहब यानी जो इमरान मसूद आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के सांसद अखिलेश यादव पर कि भाई मुसलमानों की जो है मज़ारें टूटती हैं और मुसलमानों पर अत्याचार होता है, और उसके बावजूद अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते, तो आप उनकी इस बात का समर्थन करते हैं कि वो सही कह रहे हैं इमरान मसूद? देखिए, सहारनपुर के मेंबर पार्लियामेंट इमरान मसूद साहब एक कद्दावर शख्सियत हैं और मशहूर सियासी रहनुमा हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है और मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं। और अब इसी जुमरे में ये भी बात कह दूं कि अब उनके ऊपर, अभी मैं कई चैनलों पे था तो समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे थे, जो बात मेरे बारे में कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के कहने पे कह रहा हूं, यही बात इमरान मसूद के लिए भी सपा ने कहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई समाजवादी पार्टी के लोग अब इमरान मसूद को भी कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी से पैसा ले लिया है, वो बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, ये सारी चीजें। पर मौलाना साहब मैं ये जानना चाहता हूं, भाई ये आप ही उत्तर प्रदेश के 20-22% मुसलमानों के रहनुमा हैं, आप ही उनकी नुमाइंदगी करते हैं, ये कोई कैसे मान ले? आपने ठीक है 50 किताबें लिखी हैं, आप बहुत जो है आला दर्जे के विद्वान हैं, वो सब चीज़ें स्वीकार हैं, लेकिन आप कैसे नुमाइंदगी करते हैं? बाकी कोई तो नहीं बोल रहा कि भाई मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाइए, सिर्फ आप ही क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई न कोई तो आवाज होगी, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि मेरा दावा नहीं है कि 22% मुसलमानों का मैं रहनुमा हूं। हाँ, मैं अपनी कम्युनिटी की रहनुमाई करता हूं और लोग मुझे मानते हैं, तस्लीम करते हैं। कोई तस्लीम करे न करे, समाजवादी पार्टी के लोग माने न माने, हमारी सेहत पर या मुस्लिम कौम की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और रह गई बात क्या नाम, सिर्फ मैं ही क्यों बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है गुंडागर्दी बदमाशी करते हैं। मुझे न जाने कितने लोगों ने फोन किया, मुझे गालियां दी और मुझे क्या क्या नहीं कहा। इसको लेकर के मैंने थाना कोतवाली में एफआईआर भी मैंने लिखवाई, एक नहीं बल्कि 3 एफआईआर लिखवाई। तो इसलिए हर आलिम दीन, हर मुस्लिम रहनुमा बोलने से बचता है, क्योंकि हर आदमी के अंदर हिम्मत और हौसला नहीं हो पाता कि वो सहन कर सके गालियों को। अब ये बताइए, ये इनका तहजीब है, इनका कल्चर है समाजवादी पार्टी का कि एक आलिम दीन को गाली दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि एक भी सबूत मेरे बारे में ला करके कोई दिखा दे, और मैं सैकड़ों सबूत इनकी दिखा दूंगा कि ये भाजपा के लिए किस तरह बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और ठट्ठी और मजाक उड़ाते हैं आपस में बैठ करके भाजपा के साथ में। एक आखिरी प्रूफ है। ओके, एक आखिरी सवाल। ओके, मैं बताऊं, कोई प्रूफ दूं? जी, एक मिनट रुकिए, एक आखिरी सवाल, और उसके बाद अगर आप 5 मिनट और जुड़े रहेंगे तो मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने आपने जो कहा उसका एक रिस्पॉन्ड ले लूंगा, ताकि आप भी वो सुन पा रहे हैं। उसके बाद आपको एक रिस्पॉन्ड करने का मौका दे दूंगा अगर आप इजाजत देंगे तो। मेरा पर एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आपने चिट्ठी तो लिख दी, उस चिट्ठी पर अगर अमल नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो साफ तौर पर आज कांग्रेस के कई समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, वो अखिलेश यादव ही उसके दावेदार हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी ने कह दिया। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए मोहतरम, ये जमहूरी निज़ाम के तहत, संवैधानिक रिवायतों के तहत मैंने चिट्ठी लिखी है, इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने ये भी नहीं कहा कि मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में बैठ करके खुद दुआ की थी और कामनाएं की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर तिबारा जो है वो प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी मुलायम सिंह ने कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। एक बात, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रूफ है, मैं अभी दे सकता हूं। अब मैं आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूं।
देखिए मोहतरम, जो आपने पूछा है उसका जवाब ये है कि हम अभी उम्मीद रखते हैं कि शायद अखिलेश यादव कुछ समझदारी से काम करें, अपनी दानिशमंदी का मुजाहरा करें। अगर वो दानिशमंदी और समझदारी का मुजाहरा करते हैं, मुसलमान मुख्यमंत्री होने की घोषणा करते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर 2027 में मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, फिर विकल्प पर हम विचार करेंगे और कोई न कोई उत्तर प्रदेश में हम विकल्प ऐसा बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह कि फिर जो है वो मुसलमान कोशिश करेंगे कि तमाम मुसलमान जो है वो डाइवर्ट होकर के विकल्प के ऊपर जो है वो ध्यान दे और फिर हम विकल्प को मजबूत करेंगे। और फिर ये जो इनकी बदमाशी है समाजवादी पार्टी वालों की, इनकी सारी समाजवादी पार्टी की बदमाशी हम निकाल देंगे। इनकी जो गालियां हैं, चलिए 2 मिनट रुकिएगा, मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा से मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा से रिस्पॉन्ड ले लेता हूं। डॉक्टर पूजा मिश्रा, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को आपने सुना, क्या कहेंगी आप? भाई उन्होंने एक डिमांड रखी मुस्लिम्स की तरफ से और वो कह रहे हैं कि भाई हमेशा मुस्लिम वोट देता रहा, अब 22% है, सिर्फ 7% वाला ही क्यों मुस्लिम बनेगा? अब अखिलेश यादव या पूरा गठबंधन, विपक्षी गठबंधन कहता है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, उसके बदले उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको गाली गलौज की जा रही है, क्यों? अशोक जी, पहले तो आपका नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और अभी इन्होंने कहा था कि प्रूफ दे दिया जाए, तो 26 फेब 2024 को मौलाना जी ने ऐलान किया था, अपील किया हुआ था कि सब जो है भाजपा को, लोकसभा चुनाव में भाजपा को सारे लोग सपोर्ट करें। और उससे पहले जो है समाज, एक मिनट सुन लीजिए मौलाना साहब 1 मिनट रुक जाइए, उनकी बात पूरी कर ले, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दे देता हूँ। अभी इनको साक्ष्य ये था, तो साक्ष्य है। उसके पहले भी जो है इन्होंने बोला था कि समाजवादी पार्टी का समर्थन ना किया जाए, और इससे हालांकि पत्र लिखते रहते हैं, ये बात सही है। इन्होंने मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि समाजवादी पार्टी, वहां पे जो हमारे सांसद थे वो मौलाना भी थे, जो है इमाम थे उस मस्जिद के, वहां पर जाकर के समाजवादी पार्टी के लोग चले गए हुए थे, उससे भी इनको आपत्ति हुई थी। इन्होंने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि वो जो है इजराइल ना जाए, और इन्होंने जो वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल आया था ना, तो उसका समर्थन भी किया था, पुरजोर तरीके से किया हुआ था। और जब महाकुंभ लगा हुआ था, तो ये वही है मौलाना जिन्होंने कहा था कि महाकुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन पर मनाई जा रही है। तो ये समय दर समय ऐसी बयानबाजियां देते रहते हैं। जब इनको दिखाना होता है कि अब भाजपा का समर्थन दिखाना है कि मुस्लिम समुदाय समर्थन करता है, तब ये भाजपा का समर्थन करने लग जाते हैं। जब इनको कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना होता है, ये एक तरफ तो कहते हैं कि वक्फ बिल जो अमेंडमेंट आ रखा हुआ है वो सही है, हम समर्थन करते हैं, पूरा मुसलमान समाज समर्थन करता है। 24 में कहते हैं भाजपा को वोट दिया जाए, और यही फिर जो है कहते हैं कि महाकुंभ की जो महाकुंभ मनाया जा रहा है वो हमसे को धन्यवाद दिया जाए, एहसान दिया जाए हमारा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे मनाया जा रहा है। तो इनके ये तो चंद है, ये तो सिर्फ 1% है, और आप चले जाएंगे तो ये ऐसी सुनिए एक मिनट पूजा जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने इनकी 2-4 चीजें जो उसके लिए मौलाना साहब जवाब देंगे, लेकिन एक मेरा इस पर आपने जो सारी बात कही, भाई इन्होंने कहा कि इजराइल मत जाए प्रधानमंत्री तो उसके बावजूद इजराइल गए, वो तो गए ना। इसका मतलब बीजेपी ने तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने इनकी बात मान ली हो। इन्होंने कहा वक्फ जो है कुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है, तो उसको लेकर के तो बीजेपी ने इनका पूरा पुरजोर विरोध किया। तो और अगर आप वक्फ की बात कर रही हैं, सुनिए एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप इन पर ये आरोप तो लगा सकती हैं कि भाई गाए बगाए इस तरह के उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं आप, उसमें तो आपकी सारी ये तर्क आ जाए। अरे सुनिए तो सही ना, सुन तो लीजिए मेरी बात। लेकिन आप कहें कि ये प्रूफ आप दे रही है बीजेपी के, तो ये बीजेपी के होने का तो प्रूफ नहीं मिला। वक्फ में संशोधन को लेकर जितने लोग भी, मुसलमानों में एक बहुत बड़े तबके ने कहा था ये गरीबों का हक मारता है, इसलिए वो इसके समर्थन में बोले थे। तो मुझे नहीं लगता कि आपने जो बातें कही हैं उससे ये साबित होता है कि ये बीजेपी के एजेंट है। लेकिन फिर भी एक बात सुनिए पूजा जी, सुनिए ना पूजा जी, लगातार पूजा जी ये डिबेट चल रही है, पूजा जी ऐसे चिल्ली से नहीं होगा। आपने अपने तर्क दिए, अरे तर्क तो सुनिए पूजा मिश्रा जी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो डिबेट कैसे करेंगी? मैं सुन रही हूँ, आप इस तर्क को क्यों डिनाई कर रहे हैं कि इन्होंने 2024 के मैं उस पर आ रहा हूं। मैंने अभी आप पूरी बात तो सुन लिया करिए पूजा जी। मैंने यही कहा कि इन सारी चीजों में मैंने अपनी बात रखी। रही बात 2024 की, उस पर इनको जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल वो मैं यही तो कह रहा हूं, उस पर ये जवाब दें। बोलिए मौलाना जी। देखिए मोहतरम
मेरी जो आपने जो बात कही कि वक्फ संशोधन बिल जो है हमारी कौम के हितों में है और उसको बाद में भी देख लिया। अभी उम्मीद पोर्टल रजिस्टर्ड हुआ, सारे लोगों ने सुन लीजिए पूजा जी प्लीज रजिस्ट्रेशन कराया, सीरियस वो मुद्दा हमारी कौम के हितों में है। इस वजह से हितों को ध्यान रखते हुए मैंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया और जो हमारी कौम के हितों में जो भी कोई काम करे उसका हम समर्थन करते हैं और गलत बात का विरोध करते हैं। और इन्होंने खुद ही बात कही इसराइल 2024 में आपने बीजेपी के लिए वो उस पर आई है मौलाना से। हाँ जी, 2024 वाली जो बात ये कह रही है मोहतरमा कि हमने भाजपा के लिए समर्थन का ऐलान किया, ये झूठ बोल रही हैं। 12 अप्रैल 1974 मेरी पैदाइश है, सुन लीजिए पूजा जी, 12 अप्रैल 1974 पैदाइश है और आज तक एक बयान भी ये नहीं दिखा सकती हैं कि मैंने कहा है भाजपा को सपोर्ट करिए। हाँ, जिस बयान को आप कह रही हैं उसमें मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुसलमान विरोध न करें, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम टकराव न बढ़े, इत्तेहाद इत्तेफाक बाकी रहे, भाईचारा कायम रहे। मैंने ये कहा था। ओके हाँ पूजा, आपके बयान के पूरे 2024 पूजा जी पढ़ दीजिए, एक मिनट पूजा जी सुनिए, पूजा जी प्लीज, मेरे पास समय, पूजा जी समय कम है, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है। अभी तो आपने मौलाना जी को कह दिया बीजेपी के एजेंट है, अभी आपको मौका दूंगा, इमरान मसूद को भी बीजेपी का एजेंट कहिए और आप ही की पार्टी के नेता जो कहते रहे कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही है, उनको भी आप बीजेपी का एजेंट कहने का मौका आपको दूंगा। लेकिन पहले इनका बयान एक बार पढ़ दीजिए, बयान क्या था, क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं मैंने ये कहा कि भाई उनका विरोध ना करे, तो उसमें क्या गलत? आप यही बयान है, अगर इसके विपरीत है तो पढ़ दीजिए। President of All India Muslim Jamaat Maulana Shahabuddin Rizvi has appealed to the Muslim not to oppose Prime Minister Narendra Modi in the upcoming Lok Sabha election. हाँ, in a viral video. एग्जैक्टली वही तो वो कह रहे हैं। उसमें अगर उन्होंने भाई एक मिनट रुकिए भाई, आवाज बंद कीजिए, ऐसे नहीं, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, आवाज बंद कीजिए, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। एक मिनट, ये आप दोनों के बीच का मामला नहीं है, ये बड़ा इशू है। देखिए एक बात है, अगर उन्होंने ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध ना करें तो उसको बीजेपी का समर्थन नहीं माना जा सकता। और मुझे लगता है कि आप यही क्यों चाहती हैं कि मुसलमान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंख बंद करके विरोध करता रहे, ये आप क्यों चाहती हैं? इससे मुसलमानों को आज तक क्या मिला है कि आप ये कहेंगे कि भाई वो विरोध करते रहें? बहरहाल अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। शहाबुद्दीन जी शुक्रिया आपका, आप जुड़े। अब मैं कांग्रेस और इस पर भी आना चाहता हूं, क्योंकि इसलिए अगर आप चाहते हैं, आप बने रहना चाहते हैं तो प्लीज बने रहिए। अगर आपको भी आपके ऊपर कोई टिप्पणी हुई तो मैं उसका आपको अवसर दे दूंगा, और अगर आप इजाजत लेना चाहें तो ये आपके ऊपर है। लेकिन आप पूजा जी छोड़ दीजिए ना मौलाना शहाबुद्दीन जी को। इमरान मसूद भी बीजेपी के एजेंट है? मुझसे प्रश्न है तो मैं जवाब दूं? हाँ बिल्कुल, बोलिए। इमरान मसूद जी लगातार, इससे पहले भी अगर मैं डिबेट में बैठी होंगी और जब बैठा हुआ समाजवादी पार्टी के सामने इमरान मसूद जी का बयान आया, तब कांग्रेस से कहा गया हुआ है कि बहुत सख्त जरूरत है आपको डिसिप्लिन करने की, क्योंकि ये जो है लगातार बयानबाजियां करते रहते हैं, कुछ दिन बीतेंगे फिर ये बयानबाजी करने लग जाएंगे। ये कांग्रेस को कंसर्न होना चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजियां कहीं ना कहीं नुकसान करेगी कांग्रेस को भी, और बीइंग पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक, बीइंग इन अलायंस विद कांग्रेस। और कांग्रेस ओके पूजा जी एक मिनट, ये आप कह रही हैं, लेकिन आपके कुछ प्रवक्ताओं ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि इमरान मसूद बीजेपी से पैसा लेकर के बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड आपके कुछ प्रवक्ता हैं। अशोक जी वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, कई बार अभी जब आपके डिबेट से पहले मैं उनके बयानबाजियां सुन रही थी, मुझे भी डाउट हो रहा था कि ये व्यक्ति इस कदर जो है बयानबाजियां कर रहे हैं जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि अब्सर्ड से आ जा रहा है, इसकी कोई नीड ही नहीं, आउट ऑफ ब्लू बयान आ रहे हैं। जब आउट ऑफ ब्लू बयान आते हैं, आउट ऑफ ब्लू की चीजें होती है अब्सर्ड सी, तो ये रेज करता है, बहुत सीरियस कंसर्न रेज करता है। और ये जरूरत है कांग्रेस को लुकआउट करने की फिर से कि अगर वो अपने मन से कह रहे हैं तो भी देखें, और अगर वो कहीं से जो है उनको इंस्टिगेट किया जा रहा है या उनको जो है कुछ भरा जा रहा है या कहीं से कुछ भी हो रहा है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि ये देखे, क्योंकि ये लगातार इस तरीके से करते चले आ रहे हैं और इसका रिजल्ट निकल करके आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ओके तहसीन जी
भाई आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस को अच्छी तरह से समझते हैं, राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, और मुझे भी राजनीति को बहुत करीब से मुझे देखते हुए लंबा अरसा हो गया। ऐसा तो है नहीं कि इमरान मसूद अपने मन से कह रहे होंगे। इमरान मसूद की कांग्रेस में क्या हैसियत है हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो ये बयान है वो डैमेज करने वाले हैं या फिर उनको बीजेपी ने पैसा दिया, जैसा समाजवादी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं। थैंक यू शिव जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। नहीं, बीजेपी ने कोई पैसा नहीं दिया, ये बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ सभी क्षेत्रीय दलों को सोचना होगा, खास करते वो जो भाजपा के खिलाफ है, कि जैसे इन क्षेत्रीय दलों ने जैसे चुनाव आया, महाराष्ट्र में जब चुनाव थे तब शिवसेना कह रही थी यूबीटी, उद्धव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उद्धव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर जब पश्चिम बंगाल का चुनाव आया, जिस तरह के बयानबाजी अभिषेक बैनर्जी ने किया, ममता जी ने किया इंडिया अलायंस के बाद, इसके बाद उनकी पार्टी का क्या हश्र हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ ये सपा के साथ होगा, लेकिन आज पूरा का पूरा जो एक तबका है देश का, 20% आबादी देश की कांग्रेस के साथ पूरी तरह से है। कांग्रेस के साथ 20% लोग हैं। तो कांग्रेस एक वोट ले आ रही है, सपा के पास एक वोट है, अखिलेश जी के पास, माननीय अखिलेश जी के पास। और लोकसभा चुनाव में जो बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, क्योंकि 1+1 अखिलेश जी प्लस राहुल जी 11 हुआ, इसीलिए वो एक कॉम्बिनेशन बना। बिना कांग्रेस के वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकता था, बिना भारत जोड़ो यात्रा। और अखिलेश जी का भी वो एक वो जो मेहनत थी वो रंग लाई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन देश में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसलिए दोनों पार्टी को एक साथ आना होगा। और एक चीज मैं कह दूं बड़ी ईमानदारी से, देखिए कांग्रेस ने गलती की तमिलनाडु में, कांग्रेस के पास ऑप्शन था विजय के साथ जाने का, वो गलती अब देखिए उत्तर प्रदेश में भी ऑप्शन है, हाथी क्या है, ऑप्शन है? नहीं हाथी है, वो तो मायावती जी ने दरवाजे से भगा दिया था। लेकिन कांग्रेस जाएगी नहीं, वो ठीक है, कांग्रेस जाएगी नहीं। कांग्रेस अपनी दोस्ती को हमेशा निभाती है, कांग्रेस हमेशा दोस्तों को साथ में रखती है, कांग्रेस कभी धोखा नहीं देती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सपा को कांग्रेस के साथ आना चाहिए और साथ में मिलकर दोनों 2027 में सरकार बनानी चाहिए। सपा कांग्रेस जो है दोस्तों की पार्टी है, कभी धोखा नहीं देती। एक मिनट रिस्पॉन्ड, हमारे मित्र एकदम ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं हमारे मित्र भी। बोलिए। देखिए, तमिलनाडु का नाम अभी कांग्रेस पार्टी के समर्थक मित्र ने लिया। कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन किया, पूर्व में एमके स्टालिन साहब के साथ उनका गठबंधन था। जब एमके स्टालिन साहब के गठबंधन में कांग्रेस पार्टी रहते हुए राज्य की सत्ता की भागीदार बनने से महरूम हो गई, तो विजय जी के पीछे पूंछ पकड़ के लटक गई कांग्रेस पार्टी। कौन है ये विजय जी? ये वही विजय जी हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी के युवराज और लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा एक्सीडेंटल राहुल गांधी जी के मरहूम पिता और देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के हत्यारे प्रभाकरण का महिमा मंडन किया। और राहुल गांधी ने अपने 2 विधायकों को उनके मंत्रिमंडल में शामिल करा दिया, सिर्फ सत्ता की रबड़ी और सत्ता की चाशनी की जिलेबी खाने के लिए। यही चाल, चरित्र और चेहरा है कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस के युवराज बहादुर शाह जफर राहुल गांधी का। क्या बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के लोग? जैसा शब्द नहीं, मुझे क्या लगता दिक्कत है बहादुर शाह जफर में? नहीं, किसी में दिक्कत नहीं, उनका नाम है वो अगर कोई लालू यादव चारा चोर है तो कांग्रेस पार्टी के अगर बहादुर शाह जफर राहुल गांधी है तो लोग क्यों नहीं कहेंगे? मेरा सिर्फ ये संविधान अरे भाई का उनका जो नाम है आप वो नाम लीजिए, हम नाम नहीं बिगाड़ रहे हैं। राहुल गांधी उनके मम्मी पापा ने नाम रखा है, वही नाम है, उपमा देश की जनता दे रही है बहादुर शाह जफर के रूप में। अच्छा, राहुल गांधी जी को ये संज्ञा दिया जा रहा है। और अब आप आइए उत्तर प्रदेश की सियासत के ऊपर। आप बताइए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो चवन्नी चोर अतीक अहमद जो जमीन की दलाली करता था और साइकिल चोर मुख्तार अंसारी, ये दोनों गुंडों का पूरा उत्तर प्रदेश मालिक ये दोनों हो गए थे उत्तर प्रदेश के सपा की सरकार में। नतीजा क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की जनता जागी और जब देश के प्रधानमंत्री के पद पर माननीय नरेंद्र मोदी 14 में आए, उसके बाद 17 में उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। 2022 में भी जनता ने समाजवादी पार्टी को समाप्त किया। और मैं जिम्मेवारी जवाबदेही के साथ आपको बता रहा हूं आदरणीय अशोक जी, आप एक लोकतांत्रिक पत्रकार हैं, मेरी बातों पर आप जरूर रिएक्ट करेंगे, करना भी चाहिए, आप समाज के चौथा स्तंभ हैं। लेकिन जो यूपी की जनता का मिजाज है मैं आपको अवगत करा रहा हूं। कल मैं रात में 1 बजे मैंने शुरू किया परिक्रमा और आज सुबह 7 बजे तक वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था। हजारों उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मुझे संवाद करने का अवसर मिला।
उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है कि समाप्तवादी पार्टी को 27 में 27 सीटें आवेंगी और समाप्तवादी पार्टी के जो सदर हैं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का दर्शन नहीं किया जाकर वो मौलाना अखिलेशुद्दीन की राजनीति समाप्त होगी। मौलाना अखिलेशुद्दीन को यूपी में मौलाना सुनिए, नहीं मौलाना अखिलेशुद्दीन नहीं, जो उनका नाम है वही लीजिए। वो एक देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, उनका जो जिसका नाम है उसी नाम से संबोधित किया जाए। जनता ने नाम दे दिया, जनता ने ममता अरे ठीक है, जनता ने नाम दिया, लेकिन आप जो है जनता के प्रतिनिधि नहीं है, आप राजनीतिक विश्लेषक है। राजनीतिक विश्लेषक जनता पब्लिक जो बोले वो छोड़ दीजिए, वो पब्लिक बोले। चलिए लेकिन एक मिनट मैं पूजा जी आता हूँ, उससे पहले मैं तहसीन जी तहसीन जी, जो बात हमने बयान भी सुना है, समाजवादी पार्टी तो कह रही है बेवकूफों की पार्टी है कांग्रेस, और मुझे कुछ बीप करना पड़ा जो मैं नहीं कहना चाहता। अब आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि मिलकर लड़ेंगे, जिससे मिलकर लड़ना होता है उसको बेवकूफ बोला जाता है, उसको गालियां दी जाती हैं कि टीवी पर उसको बीप करना पड़े। नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि मर्यादा में हमेशा रहना चाहिए और जमकर दुश्मनी करे, लेकिन कम से कम इतनी मर्यादा रह जाए कि जब आमने सामने बैठे तो फिर शर्मिंदगी ना महसूस हो। लेकिन ये आरोप केवल सपा और कांग्रेस पे क्यों लगता है? मैं बड़ी विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूँ। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नीतीश जी का डीएनए टेस्ट कर रहे थे, जब आदरणीय नीतीश जी प्रधानमंत्री को अपना डीएनए भेज रहे थे, तब क्या हुआ? जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुफ्ती साहब को गले लगा रहे थे जम्मू कश्मीर के फ्लैग के सामने, मैं उसके बाद क्या किया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, गले लगा रहे थे, तब कहाँ गया? उसमें एक फर्क है ना, मैं आप ही को मौका दूं, एक फर्क है ना, नीतीश जी को जब सवाल उठाए गए तब वो नीतीश जी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, ठीक है, तब दोनों विपरीत दिशाओं में खड़े थे, और ये होता है राजनीति में, विपरीत दिशाओं में। अभी तो चंद्रशेखर रावण ने भी जो बयान दिया समाजवादी पार्टी को लेकर, वो उन्होंने बहुत, लेकिन हो सकता है अगर चुनाव में चंद्रशेखर रावण भी साथ खड़े हो तो वो पुराने बयान जो उन्होंने दिए विरोधी रहते, वो लोग नजरअंदाज कर देते कि भाई ठीक है उस समय दिया। मैं कह रहा हूं अभी आप एक गठबंधन का हिस्सा हैं, एक साथ लड़के मिलने की बात हो रही है, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, उसके बावजूद इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो आप उसकी कंपैरिजन उन घटनाओं से नहीं कर सकते जब दो पार्टियां अलग अलग खेमों में खड़ी। मैं कह रहा हूं अभी आप एक गठबंधन का हिस्सा हैं, एक साथ लड़के मिलने की बात हो रही है, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, उसके बावजूद इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो आप उसकी कंपैरिजन उन घटनाओं से नहीं कर सकते जब दो पार्टियां अलग अलग खेमों में खड़ी। नहीं, लेकिन ये दो पार्टी एक दूसरे पे बात करिए लोकतांत्रिक तरीके से, एक दूसरे पे अटैक करिए, शब्दों का मैं मानता हूं चयन हो सकता है। लोकतांत्रिक ये बिल्कुल है, एक दूसरे पे हम अटैक करेंगे, यही तो लोकतंत्र है, जो सबसे ज्यादा सीटें मिले उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्तिगत अटैक से, चाहे आप साथ में हो या ना हो, मैं वो बोल नहीं सकता जो आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए फिर वही कह रहा जब तो वो विरोध में थे। अरे उसके पहले उनके साथ अलायंस में थे, बिल्कुल वो पहले साथ में थे, फिर विरोध में गए तो उन्होंने कुछ शब्द कहा, उसके बाद ऐसे शब्द आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र तारीफ कर रहे हैं, कहते तो बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूं जब आप विपरीत दिशाओं में होते हैं, जब आप विपरीत खेमों में होते हैं, तब समझ में आता है कि आप एक दूसरे, लेकिन जब आप एक ही खेमे का हिस्सा हैं और तब आप एक दूसरे की, वैसे तो मैं कहने वाला था कि एक दूसरे की धोती नहीं खींचनी चाहिए, लेकिन धोती से मुझे याद आ गया कि कांग्रेस तो अपने अध्यक्ष की भी धोती खींच लेती है, तो इसीलिए अगर समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया तो मुझे लगता है कोई कुछ नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा एक ही लाइन, इससे ज्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। धोती खींचना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये एक दूसरे पे अटैक करना, हालांकि मैं मानता हूं मर्यादा, मैं बोलता हूं क्यों, आप एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, अमेरिका के जो प्राइमरीज है, रिपब्लिकन पार्टीज है, डेमोक्रेट पार्टीज के, एक दूसरे के मेंबरान एक दूसरे पे अटैक करते हैं, उसके बाद जो सबसे अच्छा उम्मीदवार आता है, तो इसमें क्या गलत है? देश हित में और उत्तर प्रदेश के हित में अगर एक दूसरे पे हम सवाल उठकर उस सवालों से उत्तर प्रदेश का भला हो तो क्या गलत है? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भला होगा, एक ही लाइन, जिस प्रदेश के अंदर मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में चंदा के साथ जो हो रहा है, जो वर्तमान सरकार कर रही है, ये तो भगवान राम के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी को कोई छोड़ने वाला नहीं है। सत्ता में सपा और कांग्रेस की सरकार आ रही है, साइकिल हाथ के साथ ही चला सकते, बिना हाथ के आप साइकिल नहीं चला सकते, थोड़ा दूर चला सकते, साइकिल गिर जाएगी। ओके, चलिए, साइकिल गिर जाएगी बिना हाथ के। रोहित रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं। हमारे बिहार के रहने वाले थे, वरिष्ठ नेता थे, श्रद्धेय स्वर्गीय सीताराम केसरी जी,
उनकी धोती को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में मैडम सोनिया के निर्देश पर उनके समर्थकों ने खोल दिया था। अब ये लोग चले हैं मर्यादा का सोनिया जी का ऐसा कोई आदेश पीवी नहीं था। नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री हुए, उनसे बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी में कौन था? 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाकर देश को उन्होंने बहुत बड़ा तोहफा दिया। जब प्रधानमंत्री के रूप में वो सेवानिवृत्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए जाने नहीं दिया गया। ये नेहरू गांधी परिवार की हिटलरशाही नहीं थी तो और क्या था? आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव साहब विपक्ष के नेता थे, पूरे जीवन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सिद्धांतों के खिलाफ रहे, लेकिन देखिए हमारे देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय कितना बड़ा था। उन्होंने मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान पीवी नरसिम्हा राव साहब को दिया। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते नेहरू गांधी परिवार के लोगों को देकर भारत रत्न का महिमा मंडन करवाया। नेहरू गांधी परिवार का विषय से अलग है, क्या किया मोदी जी ने? विषय से अलग है। मैं दोबारा नहीं विषय मैं दोबारा एक मिनट रुकिए। मैं पूजा जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद हाजी नाजिम जी आपके पास भी आऊंगा। पूजा जी भाई मुझे नहीं मालूम था डेमोक्रेसी ऐसे भी मजबूत होती है, तो फिर आपके नेता जो है उनको माविया अली जी को कहिए कि अभी उन्होंने जो है बेवकूफ़ बोला है, थोड़ा डेमोक्रेसी को और मजबूत करें, कुछ और बड़ी बड़ी गालियां दें कांग्रेस को, तो मुझे लगता है इससे डेमोक्रेसी और मजबूत होगी। तहसीन जी ने जैसा कहा, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं उसी मूल विषय पर आ रहा हूँ। देखिए कि ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिम्स का वोट तो लेते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये पहली बार नहीं हो रहा है। और अखिलेश यादव पर ये आरोप जो हैं पहली बार नहीं लगे। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाता हूं। आप ही की पार्टी के थे शफीकुर रहमान बर्क, ठीक है ना, उनका बयान है 2022 का, समाजवादी पार्टी नॉट वर्किंग फॉर मुस्लिम्स। ये आप ही की पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम्स के लिए कुछ करती नहीं है। तो अगर इमरान मसूद ने ये बात कही या फिर मौलाना शहाबुद्दीन ने कही तो उसको लेकर आप बीजेपी के एजेंट, तो शफीकुर रहमान को भी बोलेंगे बीजेपी के एजेंट थे। सलीम शेरवानी ने पार्टी छोड़ दी थी ये कहकर कि भाई मुस्लिम्स का जो है इस्तेमाल करती है समाजवादी पार्टी। सलीम शेरवानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने छोड़ी। और मान लीजिए ये भी बीजेपी के एजेंट हो, लेकिन मुलायम सिंह जी तो बीजेपी के एजेंट नहीं थे। मुलायम सिंह जी का बयान मेरे हाथ में है साल 2017 का, मुलायम सिंह यादव जी का बयान। अखिलेश यादव ओवरलुकिंग मुस्लिम्स, लुक एट कैंडिडेट सेज फादर मुलायम सिंह। अखिलेश यादव जब अपनी लिस्ट एक लेकर गए कि भैया इन लोगों को टिकट देना है, तो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये लिस्ट कैसी है, मुसलमानों को नजरअंदाज करके मुझे क्या मुस्लिम विरोधी बनाना चाहते हो? तो अब ये भी बीजेपी के एजेंट हो गए क्या मुलायम सिंह जी? क्या बोलिए? मैं जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल। तो 2017 पे जवाब देते। 2017 पे अतीक अहमद जी का टिकट काट दिया था, मुख्तार अंसारी जी का टिकट काट दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और बिल्कुल साफ साफ लहजों में बोला था श्रद्धेय नेता जी से कि मैं इन दोनों को टिकट नहीं दूंगा। और भी उन्होंने मिश्रा का टिकट काटा हुआ था, जिनके ऊपर में जो है आरोप गंभीर काट दिया हुआ था। और आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि उस वक्त 2017 में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ था, किस तरीके से इमरजेंसी हमारा जो है राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया हुआ था, और उसके बाद में किस तरीके से अधिवेशन में यह तय हो गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। और जो है हम तक वो आपको भी पता है कि जो है फिर शिवपाल यादव जी हमसे अलग हो गए और और उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बाद में हम पे आ गए। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, आपने कहा बर्क जी का, हालांकि स्टेटमेंट मुझे पूरी तरीके से ध्यान नहीं और आपने कितना कोट कितना अनकोट किया हुआ है ये, लेकिन तय बात है कि अगर बर्क जी ने कहा होगा तो किसी एक कंसेप्ट के साथ में कहा होगा, किसी का एक कोई मुद्दा रहा होगा उसके हिसाब से कहा होगा। ऐसा नहीं कहा होगा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के लिए किसी के लिए भी काम नहीं करती है, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी उनके जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। उसके बाद में सलीम शेरवानी की बात की, सलीम शेरवानी का घर यहीं इलाहाबाद में ही है, तो मैं बिल्कुल बखूबी जानती हूँ कि वर्तमान समय में भी सलीम शेरवानी जी समाजवादी पार्टी के साथ में है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि सलीम शेरवानी जी से पूछ लिया जाए कि उन्होंने उस वक्त किस लिए कहा था और अब किस लिए वो जो समाजवादी पार्टी के साथ में है। अगर उस वक्त उनको लग रहा था कि नहीं साथ दे रही है, या फिर हो सकता है कि अब लग रहा होगा कि हम साथ दे रहे हैं इसलिए वो हमारे साथ में है। उसके बाद में मैंने उससे पहले आपसे जो हाथ उठाया होता है कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, क्योंकि आपकी जो है युवा चेतना
चेतना, मुझे उस चेतना की चिंता होती है, उस युवा चेतना की जिसके ये अध्यक्ष हैं। क्योंकि इनको जब भी आपने कहा ना समाजवादी पार्टी के जो भी किसी का भी आप वीडियो दिखा रहे थे उसने बयानबाजियां दी है, समाजवादी पार्टी ऐसे गलत तरीके के बयानबाजियों का समर्थन नहीं करती है। और जिस व्यक्ति ने भी बयानबाजी दी हुई है लेकर के समाजवादी पार्टी अपने संगठन के संगठनात्मक हिसाब से जो उसके ऊपर में कार्रवाई। ओके, अब सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए मेरी बात। आपने कहा, एक मिनट रुकिए रोहित, आपने कहा कि भाई अखिलेश जी तो उनके खिलाफ थे, अतीकुर रहमान के खिलाफ, इसलिए जो है विरोध किया, है ना, इन लोगों के जो माफिया थे, माफिया 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 अतीक अहमद, हाँ सॉरी, अतीक अहमद और माफिया को टिकट देने के खिलाफ थे। बाद में उन्हीं माफियाओं के यहाँ जाके उनका मरसिया पढ़कर आए थे ना। हाँ, कल्याण सिंह जी, एक मिनट पूरी बात सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। ये खिलाफत कैसी है ये भी तो देश देख लेना। जो आपने तर्क दिया उसको देश देख लेना कि जिनको टिकट देने के खिलाफ थे उनकी मौत पर मातम मनाने और मरसिया पढ़ने चले गए। और यही अखिलेश यादव, जब कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जो कि एक समय में मुलायम सिंह जी के साथ थे, जब उन कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी तो अखिलेश यादव उन कल्याण सिंह के घर नहीं गए, लेकिन उन माफिया का हाल पूछने चले गए। एक बात और दूसरा सुनिए, एक मिनट रुकिए पूजा जी, मैं पूरे फैक्ट लेके बैठता हूं। पूजा जी, फैक्ट सुनने की आदत रखिए। आवाज बंद कीजिए, इनको फैक्ट सुनना पड़ेगा। भाग नहीं पाएंगे, आवाज बंद कीजिए। भाग नहीं पाएंगी पूजा जी, आप भाग नहीं पाएंगी। मेरे सामने आधा अधूरा तर्क देकर भाग नहीं पाएंगी। मैं पूरे तर्क लेकर बैठता हूं। सुनिए क्या कहा था अतीकुर रहमान बर्क ने। He was not satisfied with the working of the party and also that the entire Samajwadi Party was not working for Muslims. Entire Samajwadi Party was not working for Muslims. ये शफीकुर रहमान बर्क का पूरा बयान है। आपने कहा किसी कंटेक्स्ट में कहा होगा, किसी कंटेक्स्ट में नहीं कहा था। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको सारे बीजेपी के एजेंट लगते हैं। आपको आज असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट लगते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम दरी नहीं बिछाएगा। आपको आज इमरान मसूद बीजेपी के एजेंट लगते हैं, क्योंकि इमरान मसूद कहते हैं कि मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव नहीं बोलते। आपको आज मौलाना शहाबुद्दीन बीजेपी के एजेंट लगते हैं। तो आपको मुलायम सिंह, शफीकुर रहमान, इन सबको भी बीजेपी का एजेंट मान लेना चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने भी आईना दिखाया था अखिलेश यादव जी को। लेकिन हाजी नाजिम खान, एक मिनट रुकिएगा, हाजी नाजिम खान, ये जो पूरी डिबेट चल रही है, क्या आपको लगता है मुस्लिम्स के मुद्दे को, क्या आपको लगता है मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है? हाँ अशोक जी, मेरी आवाज आप तक जी आ रही है, बोलिए। हाँ अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी इस महत्वपूर्ण डिबेट का हिस्सा बनने पे मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और रही बात ये, देखिए मुसलमान का तो हर पार्टी ने शोषण करा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुसलमान को ठगा दे, चाहे यहाँ पे कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, सबने मुसलमानों की वोटें तो भर भर के लिए, लेकिन मुसलमानों का एक सॉल्यूशन यानी कि समस्या का हल नहीं करा। अभी यहाँ पर पूजा जी बैठी हुई, तो मैं इन्हें 2012 का जिक्र करके बताता हूँ। 2012 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे तो कहा था कि 18% मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाएगा। वो 18% आरक्षण कहाँ गया उसका आज तक पता नहीं। और रही बात ये कि अगर आपको याद हो बिहार के अंदर जिस तरीके का चुनाव हुआ था, वहां पे जो थे अब्दुल इमान साहब प्रदेश अध्यक्ष थे AIMIM की तरफ से, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि आप हमें अपने अलायंस में हिस्से, आप हमें अपने अलायंस के अंदर हमें जोड़ लीजिए। लेकिन वहां पर क्या हुआ, उन्होंने अलायंस के अंदर नहीं जोड़ा, वो अहंकार में थे, उसी अहंकार में थे जिस तरीके से कौरव अहंकार में थे। तो पांडवों ने क्या, कौरवों से सिर्फ 5 गांव ही तो मांगे थे कि आप हमें 5 गांव दे दीजिए, लेकिन कौरवों ने 5 गांव नहीं दिए। तो पांडवों ने किस तरीके से वहां कौरवों के सत्ता को खत्म कर दिया, बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से AIMIM ने बिहार के अंदर 6 सीटें मांगी थी, लेकिन 6 सीटें नहीं दी, लेकिन आपको 5 सीटें जीत के AIMIM ने जो वर्चस्व फैलाया वो बताने की जरूरत नहीं है। वो रही उत्तर प्रदेश की बात, तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा बात आती है यहाँ पे मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज के लिए इन पार्टियों ने कुछ नहीं करा। जब मुस्लिम समाज की जो इबादत गाहें हैं, मस्जिदें हैं, उन पर बुलडोजर चलता, मजारों पर बुलडोजर चलता, तो ये AC में बैठकर ट्वीट करते रहते, इनको कोई परवाह नहीं है मुस्लिम समाज की।
अगर जब आपने देखा होगा 2022 के अंदर किस तरीके से मुस्लिम समाज को सपा के मंच पे से धक्का दिया जा रहा था और मुस्लिम समाज को बार बार धक्का दे के हटा रहे थे, लेकिन मुस्लिम समाज इनको वोट कर रहा था। 2022 की बात मैं बता रहा हूँ। तो आज मुस्लिम समाज के पास विकल्प है, अच्छा विकल्प है। मुस्लिम समाज चाहता है कि भी देश के तरक्की के लिए वो आगे बढ़े, लेकिन 70 साल से तो कांग्रेस ने मुसलमान को अछूता करके रखा, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरीके से इस बात को कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से है। तो ये कांग्रेस के टाइम की बात मैं बता रहा हूं, तो मुझे याद आ जाता है आर्टिकल 341। 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 341 को इसलिए तो बैन कर दिया कि धर्म के आधार पर कि अगर कोई हिंदू समाज का अगर कोई नाई है तो उसको आरक्षण है, मुस्लिम समाज के अंदर कोई नाई है तो उसको आरक्षण नहीं है, अगर हिंदू समाज के अंदर कोई धोबी है तो उसको आरक्षण है, अगर मुस्लिम समाज के अंदर कोई धोबी है तो उसको आरक्षण नहीं। इसी तरीके के तौर पे आर्टिकल 341 को बैन कर दिया। अगर ये आर्टिकल 341 को बैन नहीं कर दे तो आज मुस्लिम समाज एजुकेशन की तालीम हासिल करके इतना आगे बढ़ जाता कि देश को अच्छी बागडोर मिलती और देश को आगे ले जाने ओके नाज़िम जी रुकिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। पूजा जी और तहसीन जी और तीनों लोगों से रिस्पॉन्ड लूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH 605 बदलो आदत बदलो। बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं यूपी की जंग मुस्लिम किस के संग इसी पर चल रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लट्ठम लट्ठा हो गए हैं और दूसरी तरफ जो है मौलाना शहाबुद्दीन भी मैदान में उतर गए हैं। तो मुस्लिम वोटों के लिए इतना जो चल रहा है उसी सब पे चर्चा करें। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा जी, अच्छा एक मिनट जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर उसके बाद होता रोहित जी। देखिए, सपा के संदर्भ में बात हो रही थी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2017 में आपराधिक चरित्र के नेताओं से दूरियां बनाई थी। तो आप बताइए, गाजीपुर से जो आज लोकसभा के मेंबर हैं, सदन के सदस्य हैं, सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो कौन है? श्रीमान अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई। महमदाबाद से विधायक कौन है? अफजाल अंसारी साहब के और मरहूम मुख्तार अंसारी के भतीजा। और बताइए, मऊ सदर से विधायक कौन है जिसको तोड़ने के प्रयास में मौलाना साहब लगे हुए हैं? मुख्तार अंसारी के साहिबजादे। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी का एक ही एजेंडा है, अपराधी बढ़ाओ, देश में त्राहिमाम मचाओ। उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी के कुत्सित राजनीति का प्रतिभागी अब नहीं बनेगी। किसी भी परिस्थिति में वापसी नहीं होने जा रही। पूजा जी रिस्पॉन्ड करिए। इनकी चेतना जागती ही नहीं है। जब से ये बोलना चालू किए मुझे चिंता हो रही है इनकी चेतना को। इन्होंने परिक्रमा भी लगाया पर ये भूल गए कि
निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये लगातार जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, इनको अधिकार ही नहीं है कि ये मौलिकता की बात करें। अच्छा, तो फादर ऑफ द नेशन कहें क्या मुख्तार अंसारी को? मेरी बहन आप ये बताइए, फादर ऑफ द नेशन कहें मुख्तार अंसारी को? फादर ऑफ द नेशन कहें अतीक अहमद को? आप बताइए, आप मेरी बड़ी बहन हैं, मैं आपसे भाई के नाते पूछता हूँ, क्या भारत के राष्ट्रपिता की उपाधि मुख्तार अंसारी को दी जाए? क्या भारत के राष्ट्रपिता की उपाधि अतीक अहमद को दी जाए? इन चुनाव को आप लोग महिमा मंडित कीजिए। देश की जनता और यूपी की जनता नहीं करेगी। 27 में वापसी नहीं रुकिए रोहित, प्लीज रुकिए। हाँ पूजा जी एक मिनट। पूजा जी विषय पर आ जाए, मुझे लगता है किसको क्या बोलना चाहिए। मैं इनको भी टोक चुका हूँ, आपको भी टोक रहा हूँ, विषय पर तो मैं भी आ जाते हैं, विषय पर आ जाते हैं। अभी बड़ी बड़ी बातें चल रही थी कांग्रेस से लेकर के, और ये जो है इन्होंने बोल दिया कि महाभारत तक पहुंच गए हुए थे प्रवक्ता महोदय जो मुस्लिम महासभा के हैं। उन्होंने कहा कि कौरवों ने भी मांगा, कौरवों से मांगा था पांडवों ने। भाई क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन रहित विनीत सरल हो। भाई AIMM के है क्या? वो कौन सा जो क्षमा देंगे जो दंतहीन विसरहित विनीत है? अरे वो AIMM के नहीं है, वो AIMM के नहीं है, मुस्लिम महासभा के हैं। पैरवी उनकी कर रहे हैं ना। मैं तो नहीं उन्होंने नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने किसी पार्टी का नाम ही नहीं लिया ना। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा विकल्प पे हम काम करेंगे। तो विकल्प कोई विकल्प जरूरी है कि मुसलमानों का विकल्प AIMM ही होगा? नहीं आपने AIMM हाजी नाजिम उन्होंने नाम लिया कि आरजेडी ने धोखा दिया। हाजी साहब ने कहा कि आरजेडी ने धोखा दिया। पूछ लेता हूं, एक मिनट पूजा जी, एक मिनट पूछ लेता हूं। अगर मेरी गलती है तो पूछ लेता हूं। नाजिम जी, आपने क्या AIMM की वकालत की है कि उनका वो विकल्प है यूपी में? नहीं, मैंने उनकी वकालत नहीं करी। मैंने विकल्प हमारे लिए और भी बहुत कुछ है। तो मैं तो एक चीज और कहना चाहूंगा। हाँ। अशोक जी अच्छा बोलिए फिर पूजा जी। मैं कहता हूं कि बहुत दरी बिछवाली इन्होंने मुसलमानों से उत्तर प्रदेश के अंदर। अब दरी नहीं बिछाएंगे। अब यहाँ पे हिस्सेदारी की बात होगी। और देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुस्लिम सभा इनसे मांग करती है कि अगर इनके अंदर हिम्मत है तो मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करे। सपा बसपा कांग्रेस तीनों को खुला चैलेंज है अगर इनके अंदर हिम्मत है। ये मुस्लिम समाज की मांग है। CM इन वेटिंग हो सकता है, वैकेंसी कहाँ है? वैकेंसी नहीं हो सकता। रुकिए प्लीज, मैं कहना चाहता हूं। अच्छा एक मिनट तहसीन कुछ बोलना चाहता, फिर पूजा जी बोलिए। जबरदस्ती किसी धर्म को लाकर इनको मुख्यमंत्री बनाओ, इसमें कोई मतलब नहीं है। और मैं खुद मुसलमान हूं। मुख्यमंत्री वो बनेंगे जैसे NDA में आदरणीय प्रधानमंत्री सबसे बड़े वोट गेटर है, तो ही बनेंगे। वे इसलिए वोट गेटर नहीं क्योंकि वे OBC समाज से आते हैं। प्लीज इसको समझिए। अगर कोई मुसलमान, और हम चाहते कि मुसलमान आ गए, वो उस तरह के वोट ला सकते जैसे प्रदेश से वो मुख्यमंत्री बने, जरूर वो होंगे। इस वक्त सिर्फ संभावना है अगर भाजपा को हराना है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ा जाए। ठीक है। विपक्ष में अगर इंडिया अलायंस में हो केंद्र के लिए तो राहुल जी हो। तो इसमें क्या वो हारे, वो अलग विषय। तो एक मिनट, ठीक है ना भाई, वो अब है। लेकिन आदरणीय मोदी जी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं क्योंकि वो OBC है, क्योंकि वो वोट गेटर है अक्रॉस लाइंस। तो ये जो एक नैरेटिव बनाया जाता है, इससे किसका फायदा हो रहा है? इससे फायदा भाजपा का हो रहा है। नो इफ नो बट। और हम साथ में है इसमें। सपा और कांग्रेस साथ में लड़ेंगे और इनकी सरकार आएगी। और राम मंदिर से जिन्होंने चोरी किया है उनको जेल में भेजने का काम अखिलेश यादव कराएंगे। जेल में भेजेंगे, जेल में भेजेंगे, परिक्रमा करा दो, जेल में भेजेंगे, जेल में भेजेगा अखिलेश यादव। चक्की पिसेंग, चक्की पिस। मोदी जी के साथ है। भाई हटाइए माइक बंद कीजिए। भाई माइक बंद कीजिए सबके। भाई माइक बंद कीजिए सबके। एक मिनट माइक बंद कीजिए सबके प्लीज। भैया देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है। देखिए, सवाल होनी जो अभी तहसीन जी ने कहा ना, बहुत अच्छी बात की, और मुझे लगता है सब हम इसका समर्थन हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि वोट लेने के लिए अभी नाजिम जी ने क्या कहा, 18% आरक्षण देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पहली बार मांग रहा है समाजवादी पार्टी से। मुस्लिम बीजेपी से क्यों नहीं मांगता? क्योंकि बीजेपी मुसलमानों को जाके लॉलीपॉप नहीं देती।
बीजेपी भड़काती नहीं है कि तुम इसके खिलाफ तुम्हें खत्म कर देंगे, ये आ जाएंगे खत्म कर देंगे, हमको वोट दो हमको दो। तो आप भड़काओगे भी, लॉलीपॉप भी दोगे, और उसके बाद जब हिस्सेदारी देने की बात आएगी तब अंगूठा दिखाओगे। वो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी से 11 साल पहले आजम खान को डिप्टी सीएम बनाने की मांग की गई थी। और आजम खान कौन है? आजम खान पार्टी के संस्थापक नेताओं में, लेकिन उनको भी अंगूठा दिखा दिया गया। तो सवाल यह नहीं है कि धर्म के आधार पर किसी को, सवाल यह है अगर आप धर्म के आधार पर किसी को भड़काते हो, किसी को ललचाते हो, तो फिर उसको उसका हक भी दीजिए। सबसे बड़ा सवाल यह है। लेकिन फिलहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के